तरीके से एक बहुसंख्यक समाज SC ST OBC की अगर हम बात करें तो एक ज़माने से वो बात करते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो और ये नारा मान्यवर काशीराम जी ने भी दिया था। तो आप इससे कितने सहमत हैं या आपकी क्या राय है? क्या जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों? दैट इज़ एक्चुअली दैट कम्स फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, साहब ने जो कहा था वो कहा था कि ये हम लागू करेंगे, ठीक है, और हम लोग देने वाले बनेंगे। तो देने वाले बनने के बाद जो है आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। दैट वाज हिज कंसेप्ट। ठीक है, वो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ओबीसी को जो 52% ओबीसी है उसको 52% या फिर 65% यदि ओबीसी है तो 65% उसको मिलना चाहिए। वाई शुड दे बी डिप्राइव्ड? क्यों उनका डिप्रीवेशन होना चाहिए? सपोज मान लीजिए 8 लाख यदि इनकम, जैसे आपने अभी ये फेक न्यूज़ बताया है कि 8 लाख का इनकम होना चाहिए, तो ओबीसी में भी उतना होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड वाई पीपल शुड बी, मैं आपको कह रहा हूँ कि सपोज मान लीजिए कि आप मतलब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट ओनली कि ये जो जिसकी जितनी संख्या भारी, तो ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोग जो हैं वो 15% है तो उनको दे देना चाहिए। बट यू थिंक कि इसका फ़ायदा जो है वो अदर देन ब्राह्मण किसी को होगा? 50% से ऊपर की जब बात आती है तो मैं जितने भी लोगों ने मुझसे बात किया है फ़ोन पे वो सब कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी का नुकसान होगा क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो वो जो compete कर सकते थे, जो क्रीमी लेयर वर्ग है जो ओबीसी में, उसका सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है इसमें। बाकी अगर SC और ST समाज की हम बात करें उसका तो होगा ही, उसका तो होगा, बट वो तो अभी कंपटीशन से बहुत दूर है। शेड्यूल ट्राइब जो है वो कंपटीशन से काफ़ी दूर है। तो जिस तरीके से आप ये फैसला लिया है, अगर ऐसा होता है, मुमकिन हो गया ये सारी चीज़ें, तो 2019 में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इससे कुछ भी हो सकता है। आई डोंट थिंक कि इसका बीजेपी को कोई बेनिफिट होने जा रहा है। अच्छा, नुकसान के बारे में तो आप कह सकते हैं कि इसका काउंटर प्रोडक्टिव है ये बीजेपी के लिए। काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए है कि यदि ओबीसी, काउंटर प्रोडक्टिव तब होगा जब ओबीसी के नेता ये कहेंगे कि हमको 65% रिजर्वेशन दे दो, तब ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। और तो जो ओबीसी के नेता जो है इसके बारे में गोलबंद हो जाएंगे। तो हो सकता है कि मोदी ओबीसी कह के चुनाव नहीं लड़ पाएगा क्योंकि उसने ओबीसी कह के चुनाव लड़ा और चुनाव जीता ओबीसी के भरोसे, बट उसने ओबीसी के लिए कुछ काम नहीं किया। और जब आरक्षण बढ़ाने का या देने का काम आया तो उसने अपर कास्ट को दिया, ओबीसी को नहीं दिया। तो आई थिंक ये भी एक बड़ा मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। बट जहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया होगा, तो मोस्ट लाइकली ऐसा मुझे लगता है कि इस बार जो मेजर स्टेट्स है जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, उसमें ओबीसी और एससी, क्योंकि एसटी का पॉपुलेशन बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, तो एससी और ओबीसी जो हैं वो बीजेपी के साथ में नहीं है। तो उसको ये चिंता है कि उसका ऑलरेडी जो अपर कास्ट का जो बेस है वो उसको वन साइडेड वोट करना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उसको वन साइडेड वोट करना चाहिए ताकि वो जीत सके। तो दे आर ट्राइंग टू जनरेट देयर एनर्जी नॉट फ्रॉम दी ओबीसीज एंड एससीज। आई डोंट थिंक। अच्छा, एक सवाल और, अभी इसी आरक्षण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जी का बयान आया है और उन्होंने इस मोदी सरकार के इस फैसले को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बताया है। आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस तरह का कोई प्रोविज़न किया ही नहीं। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुए कि हु शुड बी गिवन द रिजर्वेशन, तो क्लियरली यही डिसाइड हुआ था कि एससी एसटी ओबीसी को ही मिलेगा एंड दैट शुड बी गिवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट डिसएडवांटेज। बिकॉज ये वाइडली माना गया था कि इंडिया में जो सेंट्रल आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि इकोनॉमिकली एडवांस शेड्यूल कास्ट का आदमी भी जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सो इकोनॉमिकली किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऐसा नहीं देखा गया है। सो द इकोनॉमी इज़ नेवर द ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
Of course, economy is the is the ground of privileges, but the privileges earned through the economy are not permanent, but the privileges earned through the caste are permanent. Disadvantages earned through the caste are permanent. So we are going to give a reservation through this amendment to those economically weaker sections whose economically weaker section status may not be permanent. So देखिए कि आज जो आदमी है, जो गरीब है, कल का अमीर है, और कल का अमीर आज का गरीब है. तो एनीथिंग में हैपन, सी आई टेल यू. तो एनीवे, बट बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कहने के बजाय मैं ये कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत बड़ा धोखा आई है. तो ऑब्वियसली बाबा साहब के साथ भी धोखा आई है, क्योंकि नोबडी हैज़ हैड कंसीव्ड कि इस तरह से कोई संविधान बदल देगा. यह एक संविधान बदलने की कोशिश है. देखिए, मतलब ऑल ऑफ ए सडन आप मान रहे हैं कि कल को परसों के दिन पता चला कि नहीं ये बिल आएगा, एंड विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल. मतलब 1 मिनट का सोचने का वक्त नहीं दिया है किसी को. जैसे नोटबंदी हो गया ना कि रात के 10 बजे या 9 बजे वो भाषण किया मोदी ने और कहा है कि रात के 12 बजे के बाद में जो है नोट बंद हो जाएंगे. दैट काइंड ऑफ, मतलब दिस इज़, क्या कहते हैं उसको, कि इट्स टोटल डिक्टेटर काइंड ऑफ थिंग इज, आई थिंक, मुझे लगता है कि ये टोटल डिक्टेटरशिप है. ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है, मैं कहता हूँ. क्योंकि बिकॉज आई टेल यू, ये उनका मैनिफेस्टो में नहीं था. जब 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो ये उनके मैनिफेस्टो में नहीं था. मैनिफेस्टो में था तो हम मान लेते हैं कि मैनिफेस्टो वो पूरा नहीं, वो तो 15 लाख रुपये देने वाला तो दिया नहीं. सो मैनिफेस्टो में था नहीं, और लोगों को विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक, इवन द मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने सोचने का मौका नहीं दिया है. क्या ये उसके लक्षण हैं जब अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि हम संविधान बदल देंगे और आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं? This is the beginning. The foundation of the constitution is economy, is social. I'm sorry. The foundation of the constitution is social. The base of the constitution is social. ठीक है. उसका बेस को जो है ना आप टिंकरिंग कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. You are playing with the base of the constitution. ठीक है. एंड वो मुझे लगता है कि यदि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग यदि जगते नहीं हैं, पर्टिकुलरली मैं ओबीसी के लोगों के लिए कहूँगा, यदि वो नींद से नहीं जाग जाते तो ये उनके लिए बहुत बुरा समय है. बड़ा नुकसान किस है इस आरक्षण से? बड़ा नुकसान ओबीसी को है. ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान है, इससे बहुत बड़ा नुकसान है. और मैं कह रहा हूँ कि इससे जो बड़ा नुकसान है वो पूरे सिस्टम को ही है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ना, उसको ही बड़ा नुकसान है. आखिर में अगर एक आम इंसान इसे समझना चाहे तो उसे किस चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे अगर ये आरक्षण लागू होता है, और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उस समाज को? देखिए, मैं आपको कह रहा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है ना, वो अभी डिफाइन नहीं है. तो इसका मोस्ट पॉलिटिकल मिसयूज़ होने की संभावना है. मोस्ट पॉलिटिकल मिसयूज़. दिस विल बिकम ए इलेक्ट्रल लॉलीपॉप. ठीक है, इलेक्शन लॉलीपॉप होगा वो. और देखिए कि लोगों में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उसकी लिमिट को लेकर जो है एक अभी अप्रीहेंशन होगा कि कितना 8 लाख रुपया होगा, 10 लाख रुपया होगा, 15 लाख रुपया होगा. अब मोदी लोगों में अभी सपोज मान लीजिए इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे ये पास होने के बाद, और फिर चुनाव में जाएंगे और कहेंगे कि हम 2 लाख रुपए से कम आय वालों को हम रिजर्वेशन देंगे, एंड व्हेन ही कम्स टू द गवर्नमेंट ही विल नेवर मेक इट. ठीक है. तो दिस विल बी ए इलेक्ट्रल लॉलीपॉप. और सेकेंडली नुकसान ये होगा इस चीज़ का कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ऐसी सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं कि जिसमें हम लोग मतलब पर्टिकुलरली जो अपर कास्ट में और उनके ही अपर कास्ट में हम लोग आर्टिफिशियल डिवाइड तैयार कर रहे हैं.
उनके ही अपर कास्ट में आर्टिफिशियल डिवाइड करते हैं। जैसे हमने ओबीसी में एक आर्टिफिशियल डिवाइड तैयार किया है कि तुम क्रीमी लेयर हो और हम लोग नॉन क्रीमी लेयर हैं, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ सच काइंड ऑफ फैक्टर्स, आई थिंक ये सही नहीं है एंड मुझे लगता है बहुत गलत है ये। एक आखिरी सवाल जनगणना को लेकर। जनगणना का जो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं छुपाया गया वो सामने नहीं आता है और जनगणना नहीं होती है 2011 के बाद से अब तक कुछ नहीं पता। इसके पीछे की क्या मानसिकता है, क्या लगता है, किस बात का डर है? नहीं, अभी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उसमें उन्होंने ये वर्ड नहीं डाला गया है जो अमेंडमेंट में कि नॉट एडेक्वेटली सिचुएटेड रिप्रेजेंटेड इन दी सर्विसेज और इन दी एजुकेशन। तो अभी उनको जनगणना करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि जो जनगणना के मुद्दे जो छुपाए गए हैं, उसका डेटा जो छुपाया गया है, मैं उसके लिए केस भी फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसका जो 2011 में ये जो सब छुपाया जा रहा है ना, उसमें सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड डिप्राइवेटिव इंडाइसेस ऑफ दी SC ST OBCs एंड अदर पीपल इन द कंट्री, वो उसको पब्लिक नहीं करना है कि कितना एक्यूट डिस्क्रिमिनेशन SC ST OBC के साथ में हो रहा है, वो आपको दिखाई देगा उससे। एंड उसके आधार पर आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। और वेल्थ कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो आप देखेंगे कि इस देश में जो है 90% ऑफ वेल्थ जो है अपर कास्ट के पास है। इस देश में 90% ऑफ वेल्थ अपर कास्ट के पास है। अभी मैं 90% से भी ज़्यादा हो सकता है, बट मेरे पास उसका आंकड़ा ऑथेंटिक नहीं है, तो उससे ज़्यादा वेल्थ है। तो जो है मतलब जैसे 15% लोगों के पास 90% वेल्थ और 85% लोगों के पास, मतलब मोर देन 1,20,00,000 लोगों के पास इस देश के 10% ऑफ वेल्थ है। तो ये एब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है इन द सोसाइटी। And India is divided on the caste, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये कास्ट सेंसस के फिगर से सामने आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश में जो SC STs में है या OBCs में है, जिनके बच्चों को पोलियो नहीं पिलाया जाता और जिनके बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं डाला जाता। और आपको मैं बता रहा हूँ कि पोलियो और प्राइमरी स्कूल तो बहुत दूर की बात है। जिनके बच्चों को पहनने के लिए कपड़े या फिर खाने के लिए खाना नहीं मिलता है, और एक वन साइड दूसरी साइड आप देखेंगे तो एम्पल मतलब उसका वेस्ट हो रहा है, उन सारी चीज़ों का वेस्ट हो रहा है। तो ये सेंसस से दिखाई देता है। इसकी वजह से जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं उसको वो उजागर नहीं होना देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये छुपा रहे ताकि ब्राह्मणवाद इस देश में चलता रहे। अभी हमारे बहुजन समाज के नेता क्या करते हैं इसके ऊपर डिपेंड है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।